हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अध्ययनम एकेडमी एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, विश यू अ वेरी गुड लक, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग इकोनॉमिक्स एग्ज़ाम ऑफ क्लास 12 सेकेंड टर्म, राइट। सो बच्चों, एग्ज़ाम्स आप लोगों के चल रहे हैं, इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम आने वाला है, राइट। प्रिपरेशन सबने की होगी, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की होगी और सभी ने कहीं ना कहीं से कोचिंग लेके, सेल्फ स्टडी करके, ट्यूशन्स लेके सिलेबस पूरा अपना कंप्लीट कर लिया होगा। तो आज की इस वीडियो का जो मेरा मेन पर्पस है वो ये है कि कैसे लास्ट टाइम में जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो यूनिट है हमारी, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ध्यान से सुनेंगे बच्चों, हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट स्कोरिंग यूनिट जो है, विच कंटेन्स 12 मार्क्स इन योर सेकेंड टर्म एग्जाम्स। सो के सिलेबस में आपके पास यहाँ पर 12 नंबर को बहुत जल्दी से ग्रास्प करने का, उसको 12 नंबर जो 12 मार्क्स है उसको स्कोर करने का बहुत ही आसान तरीका, और विद इन 30 मिनट्स, यस आई एम राइट, विद इन 30 मिनट्स आई एम गोइंग टू guide you to explain you the unit that is determination of income and employment of macroeconomics, right? So macroeconomics की यूनिट द डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट हम यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट कवर करने जा रहे हैं। फॉर्मूलाज उसके सारे एक स्टेप में, एक ही स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ 12 नंबर को हम 30 मिनट के अंदर विद इन 30 मिनट्स कवर करेंगे बच्चों, और इन अ वेरी सिंपल, वेरी इजी वे। और बहुत अच्छे से अगर आप इस वीडियो को देख के एक बार जाएंगे लास्ट टाइम में, तो डेफिनेटली आपको इस चैप्टर को दोबारा से उठा के इसमें घंटों वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो को देखेंगे और कैसे आपको आंसर लिखना है, इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पर लिए हैं, उसको कवर कर रहा हूँ मैं विद इन 30 मिनट्स 12 मार्क्स। तो लेट अस स्टार्ट बच्चे, अपनी यूनिट हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। सो इससे पहले बच्चों कि हम इस यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे पढ़ें या सीधा सीधा मैं आपको वो टॉपिक्स बताने शुरू कर दूं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस यूनिट के अंदर मेन मकसद, हमारा मेन पर्पस क्या है, राइट। सो ये आपको पता है कि जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो आपने क्लास 12 में पढ़ा था, मार्केट इक्विलिब्रियम जो होता था, किसी भी मार्केट का इक्विलिब्रियम कहाँ आता है, वेयर मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई ऑफ अ कमोडिटीज आर इक्वल, right? So in a similar way, here we are talking about the macroeconomics, right? And we are talking about the aggregates of the economy activities, right? तो हम यहाँ पर इकोनॉमिक्स के एग्रीगेट्स को स्टडी कर रहे हैं, एग्रीगेट एक्टिविटीज को स्टडी कर रहे हैं। सो द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द इक्विलिब्रियम ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो दैट इज द लेवल वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। सो विदाउट वेस्टिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ध्यान देंगे स्लाइड पे क्या लिखा है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। आपको पता होना चाहिए यहाँ पर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम क्या है। तो whenever we are talking about the equilibrium in macroeconomics, so that is the equilibrium level of income. And what is the meaning income here बच्चों, ध्यान रहे, जब भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में इनकम वर्ड को पढ़ते हैं, बहुत ध्यान से मेरे वर्ड्स को सुनेंगे, 30 मिनट की अटेंशन चाहूँगा आपसे, 30 मिनट बहुत ध्यान से इस वीडियो को देख लो। गारंटेड है कि ये चैप्टर, ये यूनिट 12 नंबर की मक्खन की तरह निकल जाएगी, सॉफ्टली बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगी, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि क्या हमने इस यूनिट में करना है और कैसे एग्जाम में लिखना है। और आपको पता है कि इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, वो आपके 1 मार्क में MCQ भी आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में, ट्रू फॉल्स में आ सकता है। इसके अलावा आपका लॉन्ग, इस यूनिट में से 6 नंबर का क्वेश्चन भी आएगा बच्चों, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे, 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी इस यूनिट में से कवर होगा। तो इस यूनिट में से 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी कवर हो सकता है और जरूर आएगा। अब वो न्यूमेरिकल आ सकता है या थ्योरेटिकल, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। डायग्राम्स इसमें बहुत जरूरी हैं, अगर डायग्राम्स आपने बना लिए, 4 मार्क्स क्वेश्चन भी, 3 मार्क्स क्वेश्चन भी, 12 मार्क्स की यूनिट है,
तो मैंने आपको बताई, तो 12 मार्क्स में सभी कवर होंगे। 1 मार्क क्वेश्चन इस यूनिट में से आएंगे, 3 मार्क्स क्वेश्चन इस यूनिट में से आएंगे, 4 मार्क्स, 6 मार्क्स लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, मतलब मेरा कहने का है वो भी इसमें से पक्का आएगा। तो इसलिए ये यूनिट बहुत 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 ही जरूरी होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अब यहाँ पर समझते चलते जाते हैं और मैं बताता जाता हूँ आपको कि कहाँ पर आपको 1 मार्क का क्वेश्चन पूछ सकता है और गारंटेड पूरे 100% चांसेस है उन क्वेश्चंस के आने के। अब वो किस फॉर्म में आते हैं, एमसीक्यू आते हैं, ट्रू फॉल्स आते हैं, राइट, या डिफाइन करने को आता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम की। तो whenever we are talking about the income in macroeconomics, so you must remember that here we are not talking about the income of any single person, of an individual. Here the income means national income, domestic income, right? So यहाँ पर बात हो रही है national income के equilibrium level की, right? So इकोनॉमी में जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम है वो कहाँ आएगा, तो जैसे माइक्रो में वेयर डिमांड, मार्केट डिमांड ऑफ अ सिंगल प्रोडक्ट इज इक्वल टू इट्स मार्केट सप्लाई, हियर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। सो द पॉइंट ऑफ द इक्विलिब्रियम एट विच एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। ये याद रहेगा बच्चों। तो किसी भी इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कहां आता है, वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, राइट। सो एग्रीगेट डिमांड इस पॉइंट पर, जहां पर एग्रीगेट डिमांड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं बच्चे, बार बार लिख रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट, बल्कि मोस्ट 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 जितने मर्जी एम लगा लो इसके आगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक 1 नंबर के लिए, व्हाट इज इफेक्टिव डिमांड। तो ये आपसे पूछा जा सकता है द इफेक्टिव डिमांड लेवल कौन सा होता है, तो याद रहे इफेक्टिव डिमांड लेवल एग्रीगेट डिमांड के उस लेवल को कहते हैं जहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होते हैं। तो बिल्कुल सही, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जिस लेवल पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों इक्वल होते हैं उस लेवल पे जो एग्रीगेट डिमांड होता है दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव डिमांड, राइट। सो एज पर जेएम केन्स हु इज नोन एज अ फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, बच्चे याद रखना, जेएम केन्स नोन एज अ फादर ऑफ macroeconomics, modern economics. So whenever we are talking about macroeconomics, so the latest macroeconomics, the whole credit goes to the J.M. Keynes, right? So as per J.M. Keynes, the Keynesian model where aggregate demand is equal to aggregate supply, that level is called effective demand, right? तो याद रखेंगे 1 मार्क के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। Now इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कैसे निकालेंगे, तो एक तो मैंने आपको बता ही दिया कि इक्विलिब्रियम लेवल वहां निकलेगा जहां पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होगी। क्या बोला मैंने, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होगी। तो फटाफट से मैं एक बार एग्रीगेट डिमांड को यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, वैसे हम इसके बारे में बात करेंगे। एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या है बच्चों, ध्यान रखना, जब आप माइक्रो में डिमांड पढ़ते थे तो माइक्रो के अंदर एक इंडिविजुअल डिमांड भी होता था और एक मार्केट डिमांड भी होता था, राइट। तो माइक्रो में जब आप इंडिविजुअल डिमांड की बात करते थे, एक सिंगल प्रोडक्ट की डिमांड की बात करते थे, तो सिंगल प्रोडक्ट की डिमांड एक इंडिविजुअल डिमांड एक मार्केट, लेकिन वहां पर भी जो मार्केट डिमांड कंसेप्ट था दैट इज ओनली माइक्रो कंसेप्ट, मैक्रो नहीं था। तो सर फर्क क्या आ गया मार्केट डिमांड में और एग्रीगेट डिमांड में, तो बहुत ध्यान से सुनेंगे कि माइक्रो के अंदर जो आप इंडिविजुअल या मार्केट डिमांड पढ़ रहे थे वो डिमांड थी एक सिंगल प्रोडक्ट की। डिमांड किसकी थी, एक सिंगल प्रोडक्ट की, ईदर डिमांडेड बाय एन इंडिविजुअल बायर और बाय द होल market or the all consumers present in the market, but the demand was for the single consumer, for the single buyer, right. Here we are talking about the demand of all the goods and services, whether these are thousands of lakhs of goods and services in the market. So that aggregate demand is the sum total of demand of all the goods and services available in the market, right. In the similar way aggregate supply क्या है बच्चे, aggregate supply is the supply of all finished goods, all final goods and services in the market. So ध्यान रहे, अगर आपने ये वर्ड्स दोबारा सुन लो मेरी बात, एग्रीगेट सप्लाई का मतलब जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में अवेलेबल हैं
उनकी सप्लाई को, उनके सम को हम एग्रीगेट सप्लाई बोलते हैं। तो याद से सुनेंगे, नेशनल इनकम के अंदर आपने शायद मेरे वर्ड्स को अगर ध्यान से सुना हो और नेशनल इनकम यूनिट आपने बहुत ध्यान से पढ़ी होगी, तो नेशनल इनकम की डेफिनेशन क्या कहती है बेटा? नेशनल इनकम की डेफिनेशन भी यही कहती है, इट इज द सम ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। और एग्रीगेट सप्लाई भी क्या कहता है? द सप्लाई ऑफ द सम ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ टोटल ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल फॉर सेल फॉर सप्लाई। सो इसका मतलब याद हो जाएगा, इसको भी मार्क कर लो, इसको नोट कर लो बच्चे। एक नंबर के लिए अगर वो आपको यहां पर घुमाता है, क्वेश्चन को थोड़ा सा भी ट्रिकी बनाता है, तो यहां पर एक सवाल उठता है कि एग्रीगेट सप्लाई इज नथिंग बट नेशनल इनकम। सो एग्रीगेट सप्लाई ही हमारी नेशनल इनकम है। अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताई, तो ध्यान रहे, एग्रीगेट सप्लाई इज इटसेल्फ द इनकम। सो यू कैन से, और जब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसका करेंगे तो वहां पर एग्रीगेट डिमांड को आप वाई के इक्वेट करके चलते हैं। वाई स्टैंड्स फॉर इनकम, वाई स्टैंड्स फॉर इनकम, नेशनल इनकम, राइट। सो ध्यान रहे, इक्विलिब्रियम लेवल कहां पर आता है? तो अभी मैंने पिछली स्लाइड में भी बताया आपको, जहां पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई बराबर होते हैं, या एग्रीगेट डिमांड इनकम लेवल के इकोनॉमी में बराबर होता है। उसी लेवल पे जहां एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई को इक्वेट करता है, एट द सेम लेवल द लेवल ऑफ प्लान्ड सेविंग्स इक्वल्स टू प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, राइट। प्लान्ड सेविंग्स इक्वल्स टू प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, तो उसी लेवल पे सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट भी बराबर होती है। तो ध्यान रखना बच्चों, जिस लेवल पे इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होता है, एट द सेम लेवल, एट द सेम पॉइंट, द प्लान्ड सेविंग एंड प्लान्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ द होल इकोनॉमी आर ऑल्सो इक्वल टू ईच अदर, राइट। तो ध्यान रहे, इसी हिसाब से यहां से हमारी दो अप्रोचेस निकल के आती है बच्चों। यस, मार्क माई वर्ड्स, नोट कर लें इसको। देयर आर टू अप्रोचेस ऑफ फाइंडिंग आउट, ऑफ गेटिंग, ऑफ डिटरमाइनिंग द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी, एंड दीज टू अप्रोचेस आर, the first is aggregate demand aggregate supply ADAS approach, and the second is saving investment approach, right? So one by one हम इन दोनों अप्रोचेस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं जरा एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। तो बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चों, अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 1 मार्क के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने आपको पिछली स्लाइड में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए। इफेक्टिव डिमांड क्या होता है वो बताया, कितनी अप्रोचेज है इक्विलिब्रियम लेवल को निकालने की, इनकम लेवल को। तो देयर आर 2 अप्रोचेज, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, एंड द सेकेंड वन इज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच, राइट। सो अब चलते हैं जरा दोनों अप्रोचेस को देखते हैं, और अगर 6 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो दोनों की हेल्प से समझेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, अक्सर बच्चे यहां पर कंफ्यूज होते हैं कि सर हमने डायग्राम भी अच्छे से समझ लिया, डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस भी कर ली, टेबल तो हाइपोथेटिकल होती है, आप कुछ भी वैल्यूज लेंगे उससे बना सकते हैं, लेकिन मैं एक चीज का ध्यान से रखेंगे, उसको समझ लेंगे कि टेबल कैसे आपको फॉर्म करनी है, और डायग्राम भी हमने प्रैक्टिस कर ली। लेकिन लिखें क्या सर, एक ही पॉइंट निकल के आ रहा है, वेयर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई दैट इज इक्विलिब्रियम। क्या 6 मार्क्स सिर्फ इतने लिखने का मिल जाएगा, एक डायग्राम बनाने का और सिर्फ एक लाइन लिखने का कि इस पॉइंट पर, यानी अगर इस टेबल के अकॉर्डिंग चले तो जहां पर एग्रीगेट डिमांड 4000 और अगर हम देखते हैं तो, और जहां पर एग्रीगेट सप्लाई भी 4000, दोनों इक्वेट कर रही हैं, दैट इज इक्विलिब्रियम। बस इतना लिख देंगे टेबल डायग्राम से तो क्या जाएंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। 6 नंबर अगर पूरे आपको चाहिए तो मैं बताऊंगा कि डायग्राम लिखने के बाद, डायग्राम बनाने के बाद आपको ये बताना पड़ेगा कि इक्विलिब्रियम पॉइंट तो ये हो गया, लेकिन व्हाट अबाउट इफ एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, एंड व्हाट अबाउट इफ एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, राइट। तो कैसे वापस इक्विलिब्रियम रीअटेन होता है ऑटोमेटिकली विद द फ्री मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो देखते हैं बच्चों, फटाफट से देखेंगे। हाइपोथेटिकल शेड्यूल, ये अपनी तरफ से बनाया हुआ एक शेड्यूल है हाइपोथेटिकल, आप खुद भी बना सकते हो। वैल्यूज आप खुद यहाँ पर कुछ भी ले सकते हो, हंड्रेड्स में ले सकते हो, थाउजेंड्स में ले सकते हो, लैक्स में ले सकते हो। तरीका मैं आपको बताऊंगा, आपको उसी के अकॉर्डिंग चलना है। बहुत ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पर हम कौन सी अप्रोच कवर कर रहे हैं?
यहाँ पर हम पहली अप्रोच कवर कर रहे हैं बच्चों, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। कौन सी फर्स्ट अप्रोच है? एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। तो इस अप्रोच से कैसे आप इक्विलिब्रियम निकालेंगे, तो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में ये बता दिया कि जहां एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई बराबर होते हैं। तो पहले हमने यहां पर लिया है इनकम लेवल, नेशनल इनकम, और मैंने अभी अभी आपको बताया लास्ट स्लाइड में कि नेशनल इनकम जो है उसकी डेफिनेशन अगर हम पढ़ेंगे, दैट इज नथिंग बट दैट इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। सो एग्रीगेट सप्लाई लेवल हमने यहाँ पर लिया है 2000, 3, 4, 5, 6, आप 1000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, इसमें कोई वो नहीं। मेन आते हैं कंजम्पशन पे। कंजम्पशन मैंने 2000 पे 2000 रखा है, मैंने पहले ही लिख दिया, ये हाइपोथेटिकल है, ठीक है, आप कोई भी वैल्यू से कर सकते हैं। ये आपने पढ़ा हुआ है कि कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं होता, इवन एट जीरो इनकम पे भी सम लेवल ऑफ ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है। तो खैर मैंने यहाँ पर ये 2000 रखा। मैंने यहाँ पर एमपीसी जो है वो 0.8 रखा है, अगर ध्यान दिया होगा आपने तो 80% एमपीसी रखा है। एमपीसी मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कि एवरी टाइम जब 1000 रुपीज एक्स्ट्रा इनकम इकोनॉमी में जनरेट हो रही है, ध्यान से सुनेंगे मेरे वर्ड्स बच्चों, जब इकोनॉमी में 1000 रुपीज एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो रही है तो उस 1000 रुपीज में से कितना एक्स्ट्रा कंज्यूमर्स कंजम्पशन पे खर्च करने को तैयार है। तो मैंने वो एमपीसी 80% रखा है। आप खुद देखें 1000 का 80% कितना होता है बच्चों, फटाफट से बोलेंगे 1000 का 80% कितना होता है? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, 800। 1000 का 80% 800। 1000 इनकम बढ़ी, 800 कंजम्पशन बढ़ गया, देन अगेन 1000 इनकम बढ़ी, 800, देन 1000, देन 800, देन 1000, देन 800। सो ये हमने लीनियर कंजम्पशन फंक्शन के बेसिस पे बताया है। तो आई होप सो कि आपको ये बात पता होगी। लीनियर कंजम्पशन फंक्शन एमपीसी वहाँ पे कांस्टेंट होता है, मैंने कांस्टेंट लिया है क्योंकि 30 मिनट्स में मुझे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कराने हैं और सभी टॉपिक यहाँ पे टच करूँगा। इस यूनिट को पूरा करने की कोशिश करेंगे हम यहाँ पर। तो आप देखें कांस्टेंट रेट से हमारा कंजम्पशन बढ़ रहा है और हमेशा एमपीसी आपका 0 से 1 के बीच में रखना है, तो 80% हमने यहाँ पर रखा है। इसका मतलब बाकी का 20% इकोनॉमी में सेविंग चल रही होगी, राइट। तो 1000 का 20% कितना होता है बेटा? 200 होता है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर यहाँ पर देखेंगे तो सेविंग्स जो है वो 200 के गैप से बढ़ रही है। आप देख सकते हैं पहले सेविंग नहीं थी क्योंकि इनकम माइनस कंजम्पशन सेविंग्स का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, इनकम माइनस कंजम्पशन सेविंग्स होता है। तो अब हमने सेविंग का कॉलम बनाया यहाँ पे 2000 माइनस 2000 0, 200, 400, 600, 800। बिल्कुल सिंपल सी बात है, बिल्कुल मोटी अकल की बात है कि अगर आपकी इनकम 1000 बढ़ रही है और उसमें 80% 800 के गैप से कंजम्पशन बढ़ रहा है तो दैट मीन्स 2%, 200 दैट इज 20% के हिसाब से आपका सेविंग्स बढ़ रही होगी, राइट। सो दिस इज द सेविंग। नाउ इन्वेस्टमेंट, यहां पर ध्यान देंगे बच्चों, अगर आप एक हाइपोथेटिकल टेबल बना रहे हैं, अपनी मर्जी से सब कुछ चला सकते हैं। ये मैंने एमपीसी 80% अपनी मर्जी से लिया, आप 70 ले सकते हो, 90 ले सकते हो, 60 ले सकते हो। यहां ध्यान रखना है कि आपको इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हाइपोथेटिकल टेबल है और आपको उन्हीं नंबर्स कुछ लिमिटेड पॉइंट्स में आपको इक्विलिब्रियम दिखाना होगा। तो आप इन्वेस्टमेंट का ध्यान रखना कि इन्वेस्टमेंट जब आप लेंगे तो इस सेविंग में से ही कोई लेवल उठा लेंगे। तो मैंने यहाँ से 400 लिया है और इन्वेस्टमेंट को मैंने ऑटोनोमस रखा है, कांस्टेंट रखा है, क्योंकि अगर हम जेएम किन्स के अकॉर्डिंग चलें तो शॉर्ट रन के अंदर वैसे तो इन्वेस्टमेंट खुद डिपेंड करती है किस पे? रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। इन्वेस्टमेंट किस पे डिपेंड करता है बच्चों? रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। लेकिन अगर हम जेएम किन्स की माने तो उनके अकॉर्डिंग शॉर्ट रन में इन्वेस्टमेंट जो होती है वो इफेक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज नहीं होता है, तो इसको ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट लिया। तो हम इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रख रहे हैं बच्चों यहाँ पर, और इन्वेस्टमेंट हमारी इन्हीं में से हमने एक उठाना है, तो 400 मैंने फिक्स कर दिया। अगर सर हम 600 कर लेते कोई दिक्कत नहीं, आपका इक्विलिब्रियम इस लेवल के बजाय इस पॉइंट पर आ जाता। 200 रख देते तो इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पर आ जाता, लेकिन आता वहीं गारंटेड जहाँ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इक्वल हो रहे हैं, वहीं एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई भी इक्वल होगा। तो मैंने इन्वेस्टमेंट यहाँ पर बच्चों 400 कर दी हर लेवल पे। नाउ एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? फटाफट से बोलेंगे, जल्दी से बोलेंगे। एग्रीगेट डिमांड मेरे पीछे दोहराएंगे, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। जल्दी से रिपीट करें एक बार फिर से, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट।
तो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को हम ऐड करते हैं हर लेवल पे, 200 प्लस 400 2400, देन 3200, देन 4000, देन 48, देन 56। तो आप देखें एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों कहाँ पर इक्वेट कर रही हैं, 4000 लेवल पे इक्वेट कर रही हैं। और यहाँ पर हमारा जो गैप है एग्रीगेट सप्लाई और डिमांड के बीच का गैप वो 0 हो गया है। और सेविंग और इन्वेस्टमेंट का गैप भी देखेंगे तो क्या इक्वल 400। याद करें पिछली स्लाइड में भी मैंने बताया आपको कि जिस लेवल पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई बराबर होंगे, सेम उसी लेवल पे हमारा प्लान्ड सेविंग्स और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट भी इक्वल होने वाली हैं बच्चों, राइट। तो प्लान्ड सेविंग और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट भी वहाँ पर क्या होने वाली है, इक्वल होने वाली है। तो बहुत ध्यान से देखेंगे कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जहाँ इक्वल हो रहे हैं 4000 उसी लेवल पे एक हमारी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स भी इक्वल हो रही है 400। दैट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक। तो ये हमारा एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से इक्विलिब्रियम कवर होता है। इसको आप डायग्राम से दिखाएंगे। मेरी बात ध्यान से सुन लेंगे बच्चों कि जब आप डायग्राम से इसको प्लॉट कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि जहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होंगे, तो एग्रीगेट सप्लाई जो आपकी लाइन है, इनकम लाइन जिसको बोलते हैं, ये हमेशा 45 डिग्री बनेगी। एग्रीगेट सप्लाई लाइन जो इनकम लाइन होती है, एग्रीगेट सप्लाई जो कि इनकम लाइन है, ये ऑलवेज 45 डिग्री होती है, राइट। तो ये और एग्रीगेट डिमांड का क्या बताया मैंने आपको फॉर्मूला C+I। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो ये एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, अब एग्रीगेट डिमांड में क्योंकि आपको पता है जीरो इनकम पे कभी भी कंजम्पशन जीरो नहीं होता, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट भी जीरो नहीं होगी, सो ऑब्वियसली एग्रीगेट डिमांड कुछ ना कुछ पॉजिटिव रहेगी। तो यहाँ से स्टार्ट करते हुए जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी डिमांड बढ़ेगी, जहाँ ये इक्वेट कर रहे हैं ये इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया, ये इक्विलिब्रियम इनकम है। ये आपने ग्राफ दिखा देना है। सर इक्विलिब्रियम पॉइंट तो आपने ई पे दिखा दिया, इक्विलिब्रियम इनकम भी दिखा दी कि वाई जो है वो इक्विलिब्रियम इनकम है। ये 2 पॉइंट क्यों लिखे हैं, क्योंकि जब 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, जब 6 नंबर का क्वेश्चन इस पे आएगा तो याद रखना बच्चों, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि 6 नंबर ऐसे ही नहीं मिल जाएंगे सिर्फ डायग्राम बनाने से। आपको ये 2 पॉइंट भी एक्सप्लेन करने हैं कि जहां AD और AS बराबर है वो तो इक्विलिब्रियम है, लेकिन अगर AD और AS बराबर नहीं होते तो 2 बातें होंगी, या तो एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, ये वाला लेवल, अगर इनकम लेवल इससे कम हुआ इकोनॉमी में, जो हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आ रहा है, अगर इनकम लेवल इकोनॉमी में उस इक्विलिब्रियम इनकम लेवल से कम होगा तो वहां पे हमारा एक्सेस डिमांड की सिचुएशन होगी है। और वो कैसे एक्सेस डिमांड कम होके वापस इक्विलिब्रियम आएगा, और अगर इनकम लेवल इससे ज़्यादा हुआ तो एक्सेस सप्लाई होगी, एग्रीगेट सप्लाई इज मोर देन, देख सकते हो आप गैप, एग्रीगेट सप्लाई इज मोर देन एग्रीगेट डिमांड, तो क्या होगा। तो इसको आपको लिखना है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। तो ये डायग्राम बनाने के बाद आपको ये 2 पॉइंट जरूर रखने हैं बच्चों, ये जरूर लिखने हैं। अगर आपको पूरे 6 नंबर चाहिए इस पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच पे, तो ध्यान रखना ये 2 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। क्या, इफ एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, ऐसा कहां पर होगा जहां एग्रीगेट डिमांड लेस देन एग्रीगेट सप्लाई है, कि जब इक्विलिब्रियम लेवल से ज्यादा इनकम लेवल इकोनॉमी में है। क्या बोला मैंने, जब इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम से ज्यादा लेवल ऑफ इनकम है तो वहां पर एग्रीगेट डिमांड जो है वो एग्रीगेट सप्लाई से क्या कर जाएगी, एक्सीड, एग्रीगेट सप्लाई जो है वो एग्रीगेट डिमांड से एक्सीड कर जाएगी, राइट। तो उस लेवल में क्या होगा खुद देखें, इन दिस कंडीशन देयर विल बी टेंडेंसी टू डिक्रीज इन प्रोडक्शन। क्यों, आप खुद देखो, एग्रीगेट डिमांड लेस देन एग्रीगेट सप्लाई है, इसका मतलब क्या है, मैं बहुत सिंपल से शब्दों में बताता हूं, आप इसको खुद भी लिख सकते हो समझ के। अगर एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा है और एग्रीगेट डिमांड कम है, मतलब मार्केट में माल तो खूब पड़ा है, स्टॉक तो खूब पड़ा है बेचने के लिए, लेकिन डिमांड नहीं है, तो खुद सोच के देखो, दिमाग पे जोर डालो, क्या प्रोड्यूसर आगे प्रोडक्शन करेगा। जब पुराना ही माल उसका नहीं बिक रहा तो वो क्या आगे प्रोडक्शन करेगा, नहीं करेगा। तो फर्म्स क्या करेंगी, प्रोडक्शन रोक देंगी, प्रोडक्शन कट करेंगी, डिक्रीज करेंगी, इससे नेशनल इनकम कम होगी,
बिकॉज डेफिशिएंट डिमांड, डिमांड शॉर्ट कर रही है यहाँ पे, डेफिशिएंट है, ब्रिंग्स डाउन द प्राइजेस, और इसकी वजह से प्राइजेस भी डाउन होंगे, और जब प्राइजेस डाउन होंगे तो प्रॉफिट मार्जिन कम होगा, इससे नेशनल इनकम प्रोडक्शन कम होगा। और ऐसा कब तक होगा? जब तक वापस इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता। क्या बोला मैंने? ऐसा कब तक होगा? जब तक वापस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर हम नहीं आ जाते, राइट। तो इस तरीके से ये, और दूसरा पॉइंट आपको ये बताना है कि व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, और वो कहाँ पर होगा बच्चों? वो वहाँ होगा जहाँ पर आपका इनकम लेवल इकोनॉमी का इस इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम से कम है। तो देखें जरा ध्यान से, तो क्या लिखना है आपने? इफ एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, अगर ये सिचुएशन होती है, सो इन दिस कंडीशन देयर विल बी टेंडेंसी ऑफ इंक्रीज इन प्रोडक्शन, तो इसमें प्रोडक्शन बढ़ेगा। क्यों? आप खुद समझदार हैं, जब डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, खरीदने वाले मार्केट में ज़्यादा हैं, होड़ मची हुई है कि मुझे मिले गुड्स, तो क्या, और सप्लाई है नहीं, तो प्राइस विल टेंड टू राइज, प्राइस विल टेंड टू राइज। और जब फर्म्स को, जब प्रोड्यूसर्स को उनके प्रोडक्ट का ज़्यादा प्राइस मिलेगा, जब प्रोड्यूसर्स को उनके प्रोडक्ट का ज़्यादा प्राइस मिलेगा, तो दे विल रेज द प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन बढ़ने से नेशनल इनकम बढ़ेगी, और तब तक बढ़ेगी जब तक वापस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर ना आ जाए। तो इस तरीके से बच्चों हमें ये दोनों पॉइंट्स को समझाना है कि क्या होगा। डेफिशिएंट, यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा, प्रोडक्शन विल एक्सपैंड, द लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ेगा जब तक दोनों इक्वल ना हो जाए, और अगेन वापस से इक्विलिब्रियम रीस्टोर ना हो जाए। इसी के साथ हमारी जो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई की अप्रोच है वो ख़त्म होती है, और फटाफट से हम देखते हैं एग्रीगेट, क्योंकि दोनों में से कोई भी एक अप्रोच 6 नंबर में ज़रूर आएगी। तो 6 नंबर के हिसाब से मैंने आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन और कवर कर दिया। अब सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच, इसके बारे में लिखने से पहले आपको यहाँ बताना पड़ेगा कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम वहाँ होता है जहाँ पे प्लान्ड सेविंग और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट आपस में इक्वल होते हैं। अब इसको हम हवा में बात नहीं करेंगे, हम इसको निकाल के दिखाएंगे कि कैसे इक्विलिब्रियम लेवल पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर होते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, एज वी नो दैट at equilibrium level aggregate demand is equal to aggregate supply। aggregate demand के किसका सम है? C प्लस आई, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। एग्रीगेट सप्लाई जो कि खुद इनकम है, और इनकम किसका सम होता है बच्चों? ये बहुत ही सिंपल सी बात है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। एग्रीगेट सप्लाई यानी जो इनकम है, इनकम किसका सम है? कंजम्पशन एंड सेविंग। इनकम में से आप क्या करते हैं? कंजम्पशन प्लस सेविंग, तो ये हो गया C प्लस एस। दोनों को इक्वेट करेंगे, C से C कैंसिल हो गया, तो सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। तो हवा में बात नहीं करेंगे, ये बाकायदा आप निकाल के दिखाएंगे। अगर 6 नंबर पूरे चाहिए आपको सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच में, तो आपको पहले ये डिराइव करके दिखाना है सेविंग और इन्वेस्टमेंट आपस में इक्वल है। और इसी को अब, और ये वाली चीज़ हमने टेबल में देखी है ADAS में, वहाँ पर अपनी आपने देखा कि टेबल के अंदर उस लेवल पे जहाँ एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई दोनों 4000 थे, इक्वल थे, वहीं पर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट भी इक्वल आ रहे थे, 400, राइट। सो अभी इसको हम डायग्राम से कैसे दिखाएंगे उसको देखते हैं। डायग्राम में इन्वेस्टमेंट याद करो बच्चों, मैंने पीछे आपको क्या बताया था कि एज पर द JM केन्स इन्वेस्टमेंट क्या बताया था मैंने? इन्वेस्टमेंट इज कॉन्स्टेंट, ऑटोनोमस। तो हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को ऑटोनोमस रखा है बच्चों। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का मतलब इनकम लेवल जो मर्जी हो, इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रहेगी हर लेवल पे। सो इन्वेस्टमेंट कर्व आपको कैसा बनाना है बच्चों? हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो ये बता रहा है इनकम इतनी है तब भी इन्वेस्टमेंट इतनी है, इनकम इतनी है तब भी इन्वेस्टमेंट इतनी है, सेम है। सेविंग्स जो होती है वो इनकम के साथ साथ बढ़ती है, सेविंग जो होती है वो इनकम के साथ साथ बढ़ती है। और सेविंग सर नेगेटिव क्यों दिखाई है आपने? बिल्कुल सिंपल, फिर वही बात, बहुत सिंपल कॉमन सी बात है, मोटी अकल की बात है। अगर ज़ीरो इनकम पे कंजम्पशन ज़ीरो नहीं हो सकता, ज़ीरो पे भी मान लो 1000 लेवल इनकम कंजम्पशन है, तो इसका मतलब सेविंग्स क्या होंगी? नेगेटिव होंगी, क्योंकि सेविंग होती है इनकम माइनस कंजम्पशन। तो अगर ज़ीरो पे कंजम्पशन 1000 है तो सेविंग क्या होगी? ज़ीरो माइनस 1000, तो नेगेटिव में स्टार्ट होती है, यानी जितना ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है उतना ही नेगेटिव से हमारा सेविंग फंक्शन स्टार्ट होता है। तो ये सेविंग धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, जहाँ ये दोनों इक्वेट हो जाएंगे, और ये बता दूं ये वही लेवल होगा जहाँ पर हमारा एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हो रहे थे, ये वो लेवल है। यहाँ भी आपको बताना है
कि अगर इनकम इससे ज़्यादा हुई तो क्या होगा, सेविंग इज़ ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, और अगर इससे कम हुई इनकम इकोनॉमी में तो इन्वेस्टमेंट इज़ ग्रेटर देन सेविंग। इन दोनों लेवल पे क्या होगा। तो मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर 6 नंबर आपको पूरे चाहिए तो आपको ये 2 पॉइंट्स लिखने ही पड़ेंगे। ये 2 पॉइंट्स लिखने हैं। इफ़ द प्लान्ड सेविंग्स आर ग्रेटर देन प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, अगर प्लान्ड सेविंग्स प्लान्ड इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा है, यानी हम इस वाली पोर्शन की बात कर रहे हैं जब इकोनॉमी में इनकम लेवल इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम से ज़्यादा होगा, जब इकोनॉमी में इनकम लेवल इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम से ज़्यादा होगा, तो उस केस में क्या होगा, दिस सिचुएशन शोज दैट हाउस होल्ड्स आर कंज्यूमिंग लेस। क्यों? क्योंकि सेविंग्स ज़्यादा है। फिर से पढ़ लें, सेविंग्स ज़्यादा है तो इसका मतलब लोग अपनी इनकम का एक बड़ा प्रोपोर्शन जो है वो क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, सेव कम कर रहे हैं। तो लोग अपनी इनकम का एक बहुत बड़ा प्रोपोर्शन क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, और फर्म्स जो है वो इन्वेस्टमेंट कम कर रही हैं। एज अ रिजल्ट स्टॉक ऑफ अनसोल्ड गुड्स विल बी इंक्रीज। तो क्या होगा, जब लोग कंजम्पशन पे पैसा खर्च नहीं करेंगे तो क्या होगा, अनसोल्ड गुड्स का स्टॉक पाइल अप होता जाएगा, गुड्स जमा होती जाएंगी, बिना बिके वो गुड्स का स्टॉक पड़ा रहेगा, और एज अ रिजल्ट स्टॉक अनसोल्ड गुड्स इंक्रीज इन ऑर्डर टू रिड्यूस दिस और उस स्टॉक को कम करने के लिए फर्दर फर्म प्रोडक्शन क्या कर देंगी, फर्दर जो फर्म्स है वो क्या करेंगी, प्रोडक्शन कम करेगी। इससे नेशनल इनकम कम होगी, और वापस तब तक कम होगी इनकम जब तक वो कम होके वापस इक्विलिब्रियम पे ना आ जाए, राइट। सेम इसी तरीके से इफ प्लान्ड सेविंग्स आर फॉल लेस देन शॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो ये कौन सा पोर्शन है, व्हेन सेविंग्स आर लेस देन इन्वेस्टमेंट, ये पोर्शन है। तो इसमें क्या होगा, सेविंग्स कम है, इसका मतलब हाउस होल्ड कंज्यूम ज़्यादा कर रहे हैं, इसका मतलब हाउस होल्ड कंज्यूम ज़्यादा कर रहे हैं, यानी मार्केट में डिमांड बढ़ती जा रही है, मार्केट में डिमांड बढ़ती जा रही है। और फर्म्स के पास अब जब डिमांड बढ़ रही है तो फर्म क्या करेंगी, इन्वेस्ट करेंगी, फर्म और रिसोर्सेज लगाएंगी, और फैक्टर्स लगाएंगी, प्रोडक्शन बढ़ाएंगी, इससे नेशनल इनकम बढ़ेगी, और तब तक वो इनकम बढ़ेगी जब तक वो बढ़ के वापस इक्विलिब्रियम पे ना आ जाए, और जब तक सेविंग और इन्वेस्टमेंट वापस रीस्टोर ना हो जाए। तो इस तरीके से बच्चों हमने 6 नंबर का एक क्वेश्चन, यहाँ पर 6 मार्क्स का क्वेश्चन और कवर किया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई दोनों आपस में इक्वल हैं, और जहाँ पर सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट भी आपस में इक्वल है, राइट। तो इस तरीके से बच्चों ये 6 मार्क्स का बहुत ही होता है, पूरे चांसेस है इसके आने के। इफेक्टिव डिमांड क्या होती है ये हमने जाना। तो 30 मिनट्स में आप इसको करें, और बहुत सिंपल लगेगा, अगर आप इसको इसी तरीके से लिखेंगे, प्रेजेंट करेंगे, तो आप इसमें पूरे के पूरे 6 नंबर इस क्वेश्चन में कवर कर सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ गुड एग्ज़ाम, गुड टाइम, और बच्चों प्रिपरेशन करते रहो, हैव अ गुड लक, और इसके बाद ज़रूर मिलेंगे। और किसी को कोई भी डाउट हो आप इस वीडियो को देखें, बहुत अच्छे से देखें, अभी आपके पास टाइम है तो। लास्ट टाइम के हिसाब से ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट पोर्शन कवर किया है, और आई होप कि आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत ईजिली समझ में आ गया होगा, और 6 मार्क्स कैसे पूरे आप लॉन्ग आंसर में कवर कर सकते हैं, इसी उम्मीद के साथ कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी होगी, इसको देखें, प्रिपेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लास्ट टाइम है अपनी स्टडीज़ पे फोकस करें, और अच्छे मार्क्स स्कोर करें, राइट। थैंक यू वेरी मच।